सुप्रभातम परम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष 10वीं कक्षा के अंतर्गत एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज का विषय है राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया पाठ टोपी शुक्ला। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम टोपी शुक्ला तथा उसके मित्र इफन के बारे में अध्ययन करेंगे। परम प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी पाठ को, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले उस पाठ या उस कहानी के लेखक के जीवन परिचय को समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसके परिचय को जाने बिना कहानी के मूल अर्थ को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए अब हम इस कहानी के लेखक राही मासूम रजा के जीवन परिचय को समझेंगे। बच्चों, राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर सन 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्थात शुरुआत की शिक्षा गांव में हुई थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वहीं अध्यापन कार्य किया। फिर वह मुंबई चले गए, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त करके यह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और वहां पर पीएचडी अर्थात एक विषय में शोध कार्य करने के बाद वहीं पर कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य भी किया और उसके बाद वो मुंबई आ गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। अर्थात मुंबई आकर के ये फिल्मी दुनिया से जुड़ गए और वहां पर सैकड़ों फिल्मों की पटकथाएं लिखी, संवाद लिखे, गीत लिखे। बच्चों, आपको पता होगा प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। अर्थात जो हमारा प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत है उसकी पटकथा तथा उसका संवाद लेखन का कार्य भी इन्होंने ही किया था। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राही मासूम रजा एक ऐसे कवि रहे हैं, एक ऐसे कथाकार रहे हैं जो भारतीयता से पूरी तरह जुड़े हुए थे। अर्थात ना तो उन्होंने कभी भारतीयता को छोड़ा, ना कभी आदमियत अर्थात इंसानियत को छोड़ा। इनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द, उनकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। अर्थात ये जितनी भी कहानियां लिखे, जितनी भी पटकथाएं लिखी, जितने भी संवाद लिखे, उसमें आम आदमी के दुख दर्द को, आम हिंदुस्तानी की पीड़ा को और उसके जीवन के संघर्ष को और उसके संघर्ष की क्षमता को बताते हुए चलते हैं। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। अर्थात इन्होंने जो ऐसी शक्तियां जो जनता को बांटती हैं, आपस में लड़ाती हैं, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे व्यक्ति, ऐसी संस्थाएं जो समाज को बांटने का काम करती हैं, उन सभी का इन्होंने खुला विरोध किया, अर्थात खुल करके विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। अर्थात वो जो तमाम संकीर्ण विचारधाराएं हैं, तमाम समाज में फैले हुए अंधविश्वास हैं, धर्म और राजनीति के जो स्वार्थी गठजोड़ हैं, गठबंधन है, उनको भी इन्होंने समय समय पर बेनकाब किया, अर्थात उजागर किया, सबके सामने लाने का प्रयास किया। बच्चों, अब हम डॉक्टर राही मासूम रजा की कुछ कृतियों के बारे में जानेंगे। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़। ये सभी बच्चों उपन्यास हैं। मोहब्बत के सिवा एक उर्दू उपन्यास है। मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह है। नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मैं, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह हैं। 1857 हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी एक जीवनी है। राही का निधन 15 मार्च सन 1992 को हुआ। बच्चों, ये तो रही इनकी जीवनी अर्थात इनका संपूर्ण जीवन परिचय और इनकी रचनाओं से संबंधित सारी बातें। बच्चों, अब हम इसके आगे टोपी शुक्ला नामक पाठ का भली भांति अध्ययन करेंगे। परम प्रिय विद्यार्थियों,
अब हम प्रारंभ करते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया पाठ टोपी शुक्ला। बच्चों, यह पाठ दो मित्रों की कहानी को बयां करता है। इसमें टोपी शुक्ला तथा इप्फन दो दोस्त हैं। दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, किंतु यहाँ पर धर्म की दीवार आड़े नहीं आ रही है। दोनों गहरे मित्र हैं। बच्चों, वो किस प्रकार से गहरे मित्र बने और उनकी मित्रता कितनी दूर तक चली और इस मित्रता से हमें क्या शिक्षा मिली, बच्चों यह संपूर्ण पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं पाठ टोपी शुक्ला। इप्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इप्फन टोपी का पहला दोस्त था। इस इप्फन को टोपी ने सदा इप्फन कहा। इप्फन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इप्फन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के दो भाग हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मुहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि टोपी के बिना इप्फन और इप्फन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इप्फन के घर चलना जरूरी है। यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि यह कहानी इप्फन और टोपी से शुरू होती है। बच्चों, इप्फन टोपी का पहला दोस्त था। इस इप्फन को टोपी ने सदा इप्फन कहा, अर्थात इप्फन का नाम इप्फन नहीं था बल्कि कुछ और था जो हम आगे देखेंगे। लेकिन टोपी इसको हमेशा इप्फन कह के पुकारता था और इप्फन बुरा मानता था, फिर भी वो पुकारने पर बोलता था। लेखक का मानना है कि नामों का चक्कर भी बड़ा अजीब होता है। उर्दू में और हिंदी में देखिए एक ही भाषा के हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने पर कैसे कैसे घपले हो जाते हैं। अब नाम बदल जाने पर क्या घपला होता है, जैसे कृष्ण है तो उसको क्या कहेंगे, अवतार कहेंगे, और मोहम्मद साहब को क्या कहेंगे, हम पैगंबर कहते हैं। तो नामों के चक्कर में पड़ करके लोग ये भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते हैं। अब एक को अवतारी कहा गया, एक को पैगंबर कहा गया, लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि वास्तव में कृष्ण और मोहम्मद दोनों ही दूध देने वाले पशुओं को चराया करते थे। इसलिए दोनों को पशुपति तो कहा ही जा सकता है, दोनों को गोवर्धन कहा ही जा सकता है और दोनों को ब्रजकुमार कहा ही जा सकता है। किंतु देखिए तो कृष्ण कहा तो अवतार हो गए, मोहम्मद कहा तो पैगंबर बन गए। ठीक है बच्चों, गोवर्धन का मतलब होता गोबर ही धन है जिसका, उसको गोवर्धन कहा जाता है। पशुपति मतलब पशुओं का स्वामी। ब्रज कुमार मतलब ब्रज का कुमार, ब्रज का बालक, अर्थात ब्रज में रहने वाला कुमार। इसीलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इप्फन और इप्फन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं, अर्थात इसीलिए कहा जा सकता है कि यद्यपि दोनों अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन फिर भी टोपी के बिना इप्फन और इप्फन के बिना टोपी अधूरे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि अगर एक का नाम लिया जाए दूसरे का नाम ना लिया जाए तो बेईमानी होगी। इसलिए इप्फन के घर चलना जरूरी। इसलिए लेखक सबसे पहले इप्फन के घर जाना चाहता है और वहां देखना चाहता है कि इप्फन की आत्मा के आंगन में, अर्थात इप्फन के मन में किस प्रकार की कैसी हवाएं चल रही, इप्फन के मन में कैसे विचार चल रहे हैं और उसके घर में किस प्रकार की परंपराएं हैं, उनको वो देखना चाहता है। तो बच्चों, ये तो रहा इस गद्य भाग का अर्थ। अब हम बच्चों पढ़ेंगे अगले गद्य भाग का अर्थ। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। इप्फन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कहे सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इप्फन की
पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि वास्तव में इफ्फन की कहानी भी उतनी ही लंबी है जितनी लंबी टोपी की कहानी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लेखक टोपी शुक्ला की कहानी सुना रहा है, इसलिए इफ्फन की कहानी उतनी ही सुनाना चाहता है जितना कि इस पाठ के लिए या इस कहानी के लिए आवश्यक है। बच्चों, अगले गद्य में देखिए, मैंने इसे जरूरी जाना कि इफ्फन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ्फन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। अर्थात लेखक ने इस बात को आवश्यक समझा कि वह यहाँ पर इफ्फन के बारे में कुछ बताए, क्योंकि इफ्फन इस कहानी में हर जगह दिखाई देता है। ना टोपी इफ्फन की परछाई है और ना इफ्फन टोपी की। वास्तव में ना तो टोपी इफ्फन की परछाई है और ना इफ्फन टोपी की परछाई है। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। वास्तव में ये दोनों दो स्वतंत्र व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट अर्थात विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ, अर्थात इन दोनों व्यक्तियों का विकास भी एक दूसरे से अलग हुआ, स्वतंत्र रूप से हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली, अर्थात इन दोनों को दो तरह की अलग अलग घरेलू परंपराएं मिली, क्योंकि ये दोनों अलग अलग घरों में पले बढ़े। बच्चों, आपको यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक होगा, इफ्फन मुसलमान परिवार से संबंध रखता था और टोपी शुक्ला हिंदू परिवार से संबंध रखता था। बच्चों, इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, अर्थात इन दोनों के जीवन की सोच, जीवन में भविष्य निर्माण की सोच भी अलग अलग थी। फिर भी इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है कि इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। बच्चों, यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह कहना बेवकूफ़ी होगी, बेकार की बात होगी। क्योंकि हम अपने छोटे या बड़े भाई से कभी रोज रोज यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे भाई हो। बच्चों, हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो ठीक वैसे ही जैसे हम अपने छोटे भाई या बड़े भाई को रोज भाई भाई की याद नहीं दिलाते हैं, उसी प्रकार से अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो हमारे कहने से भला कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अर्थात कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी गतिविधियां तो नेता लोग चुनाव में करते हैं। चूंकि लेखक को कोई चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए लेखक इस बात को बेवकूफ़ी मान रहा है। बच्चों, अब अगले गद्य भाग की ओर चलते हैं। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ्फन की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ्फन। बच्चों, लेखक का कहना है कि वह एक कथाकार है, कोई नेता नहीं है, कोई उसे चुनाव नहीं लड़ना है, वो एक कथा सुना रहा है। वह इफ्फन और टोपी की बात कर रहा है। बच्चों, इफ्फन और टोपी ये दोनों इस कहानी के दो पात्र हैं, दो चरित्र हैं। बच्चों, टोपी का नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला और इफ्फन का नाम था सैयद जरगाम मुर्तजा। और इस तरह से बलभद्र नारायण शुक्ला को टोपी कहा गया है और सैयद जरगाम मुर्तजा को इफ्फन कहा गया है। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। इफ्फन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर
इफ्फन का बाप हुआ। बच्चों इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इफ्फन के दादा और परदादा दोनों ही प्रसिद्ध मौलवी थे। वो काफिरों अर्थात हिंदुस्तानी देश में पैदा हुए। बच्चों काफिरों का मतलब होता मूर्ति पूजक, अर्थात ऐसा देश जहां पर या जहां के लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे कि भारत देश है। तो यहाँ पर पैदा तो हुई है और काफिरों के देश में अर्थात मृत्यु भी उनकी यहीं पर हुई, लेकिन वसीयत करके गए अर्थात लिखा पढ़ी करके गए कि मेरी लाश करबला ले जाई जाए, अर्थात जब वो मरे तो उनकी लाश को करबला अर्थात पवित्र दरगाह में ही दफनाया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली थी, अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया कि उस देश में कभी एक मिनट के लिए भी प्रसन्न नहीं दिखाई दे, अर्थात उनको इस देश से जरा भी प्यार नहीं था। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ्फन का बाप हुआ, अर्थात उस खानदान में जिसने हिंदुस्तान से प्यार किया, जिसको हिंदुस्तानी बच्चा कह सकते हैं, वो कौन था? वो बच्चों इफ्फन का पिता था। बच्चों ये तो रहा इस गद्य भाग का अर्थ। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। जब इफ्फन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। बच्चों यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि जिस प्रकार से इफ्फन के दादा परदादा वसीयत करके मरे थे कि उनकी लाश को करबला ही ले जाया जाए, वैसा कुछ इफ्फन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन ने नहीं किया, अर्थात उन्होंने कोई वसीयत नहीं लिखी कि उनकी लाश करबला ले जाई ही जाए। इसलिए उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफनाया गया, अर्थात दफन किया गया। बच्चों अब अगले गद्य भाग की ओर बढ़ते हैं। इफ्फन की दादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहां कहां की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती और मांस का सदका भी जरूर उतरवाती। बच्चों इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इफ्फन के दादा परदादा की तरह ही इफ्फन की परदादी भी बड़ी नमाजी थी, अर्थात वो 5 दफा की नमाज अदा करती थी। वो करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन आदि प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर आई थी और इसके अलावा भी ना जाने कहां कहां की कौन कौन से धार्मिक स्थलों की यात्रा करके आई थी, परंतु उनके यहाँ भी कुछ हिंदू रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे कि जब कोई घर से बाहर जाने लगता था तो वह दरवाजे पर हिंदुओं की तरह ही पानी से भरा हुआ एक घड़ा जरूर रखवाया करती थी और उसकी नज़र भी उड़द की दाल से उतरवाया करती थी। यह हिंदू रीति रिवाज उनके घर में भी प्रचलित था। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। इफ्फन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ्फन की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बच्चों इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इफ्फन की परदादी की तरह ही इफ्फन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, लेकिन वो भी हिंदू रीति रिवाज में विश्वास करती थी, जैसे कि जब उनके इकलौते बेटे अर्थात इफ्फन के पिता को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। बच्चों यह भाषा पूरब की बोली जाने वाली भाषा है, इसको पूर्वी भाषा कहा जाता है।
9-10 बरस की थी जब ब्याह करके लखनऊ आई थी। वास्तव में इफ्फन की दादी बच्चों पूरब की रहने वाली थी, इसलिए उनकी भाषा पर पूर्व की भाषा का प्रभाव था। 9-10 बरस की थी तभी लखनऊ में उनकी शादी हो गई थी और वो एक मौलवी को ब्याही थी और लखनऊ में आकर के भी जब तक जिंदा रही पूर्वी ही बोलती अर्थात पूरब की भाषा ही बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, अर्थात उनके ससुराल में सभी उर्दू भाषा बोला करते थे। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, लेकिन उन्होंने कभी मायके की भाषा छोड़ी ही नहीं, अर्थात तो हमेशा अपने मायके की भाषा अर्थात पूर्वी भाषा ही बोलती रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं, अर्थात ससुराल में कोई ऐसा नहीं था जो उनकी दिल की बात को समझता, अर्थात कोई भी ससुराल में उनको प्यार नहीं देता था। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, अर्थात जब उनके बेटे की शादी के दिन आए, विवाह के दिन आए, तो उनका मन भी हुआ कि वो भी गाएं, वो भी बजाएं, वो भी नाचें। लेकिन मौलवी के घर में गाना बजाना नाचना सब कुछ मना था, इस कारण से वो भला कैसे नाच सकती थी, भला कैसे गाना बजाना कर सकती थी। इसलिए वो बेचारी दिल मसोस करके रह गई, अर्थात मन ही मन घुट करके रह गई। हाँ, इफ्फन की छठी छठी होती है बच्चों, जन्म के छठे दिन कुछ सामाजिक उत्सव मनाए जाते हैं, उसी को छठी कहा जाता है। तो इफ्फन की छठी के दिन पर उन्होंने जी भर करके जश्न मना लिया था। बात यह थी कि इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता है। बच्चों, उसकी दादी ने इफ्फन की छठी के दिन जी भरकर जश्न कैसे मना लिया, क्यों मना लिया, उसके पीछे एक प्रमुख कारण था कि इफ्फन का जन्म उसके दादा की मृत्यु के बाद हुआ था, अर्थात अब वहां पर उसकी दादी को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने जी भर करके इफ्फन की छठी पर जश्न मनाया था। बच्चों, औरतों और मर्दों में यह फर्क, अर्थात उस समय जो पुरुषों को अधिकार प्राप्त थे, जो स्वतंत्रता पुरुषों को प्राप्त थी, वो औरतों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थी। यहाँ पर लेखक इस बात को स्पष्ट कराना चाहते हैं। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। इफ्फन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इफ्फन की दादी किसी मौलवी के घर से नहीं आई थी, वो किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक जमींदार की बेटी थी जहाँ पर खूब संपन्नता थी। दूध घी सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। उनके यहाँ किसानों के यहाँ से भी पर्याप्त मात्रा में दही आदि आया करता था और वो खूब खाती पीते परिवार से आई थी। लेकिन यहाँ पर जब वो लखनऊ आई तो उनको दही के लिए भी तरसना पड़ा, अर्थात उन्हें दही भी प्राप्त नहीं हो पाता था। निश्चित रूप से उनके ससुराल में विपन्नता थी, अर्थात वो संपन्नता नहीं थी जो उनके मायके में थी। बच्चों, जब वो मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर करके खाती, लेकिन लखनऊ आते ही उनको फिर मौलवीन बन करके गृहस्थ धर्म का पालन करना पड़ता था और फिर से जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता था उसको खा करके ही संतोष करना पड़ता था। बच्चों, इफ्फन की दादी को अपने मियाँ से यही बात की हमेशा शिकायत रही कि वो हमेशा मौलवी ही बने रहे, कभी खुल करके हंसे नहीं, कभी खुल करके खेले नहीं, कभी खुल करके बात किए नहीं। इसलिए इफ्फन की दादी को अपनी ससुराल के रीति रिवाज कभी पसंद नहीं आए। वो हमेशा स्वच्छंद रहना चाहती थी, जबकि वहां पर बंधन ही बंधन चारों तरफ उन्हें नजर आता था। ससुराल में उनकी आत्मा सदैव बेचैन रही। जब मरने लगी
तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजब, तो बिगड़ गई। बोली, अय बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। बच्चों, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मौलवी बन करके इफन की दादी अपनी ससुराल में कभी भी खुश नहीं रही। उनकी आत्मा यहाँ पर हमेशा बेचैन रही। हमेशा उनके दिमाग में मायके वाले ही श्रेष्ठ रहे। और यहाँ तक कि जब वो मरने लगी, मृत्यु के समय में उनके बेटे ने अर्थात इफन के पिता ने जब उनसे पूछा था कि माँ, आपकी लाश करबला जाएगी या नजब, तो वह बिगड़ गई थी और बोली थी कि बेटा, जब तुमसे हमारी लाश भी ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज देना। बच्चों, इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि उनको अपने मायके से कितना अधिक प्यार था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कास्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफन की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आईं। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इफन की दादी के सिर पर मौत थी, अर्थात उनकी मृत्यु सन्निकट थी। इसलिए उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि अब उनके घर वाले अर्थात उनके मायके वाले अब वहां पर कहाँ हैं। अर्थात उनके मायके वाले तो घर छोड़ करके भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय में कराची चले गए हैं और घर कास्टोडियन का हो चुका है, अर्थात अब घर राष्ट्र को समर्पित हो चुका है, राष्ट्रीय हो चुका है, राष्ट्र की संपत्ति हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद, क्योंकि मृत्यु निकट थी और मरते समय लेखक का मानना है कि ऐसी छोटी छोटी बातें इंसान को याद नहीं रहती हैं। बच्चों, उस वक्त अर्थात मृत्यु के समय में मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, जैसा कि इफन की दादी देख रही थी। ऐसा कथाकार का ख्याल है। कथाकार का यह मानना है कि मृत्यु के समय मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। उसका ख्याल इसलिए भी है क्योंकि अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए ठीक ठीक पता नहीं है कि यह सच है या झूठ। इफन की दादी को भी अपना घर याद आया, इसीलिए मृत्यु निकट आने पर इफन की दादी को भी अपना घर याद आया और उस घर का नाम भी याद आया जिसका नाम था कच्ची हवेली। बच्चों, कच्ची हवेली उसे इसलिए कहा गया था क्योंकि वो हवेली अर्थात वो घर मिट्टी का बना हुआ था। और उन्हें वह दशहरी आम भी याद आया जिसको उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। बीजू पेड़ का मतलब बीज से जो सीधे उत्पन्न होता है पेड़, उसको बीजू पेड़ कहा जाता है। और अब वो आम भी उनकी तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार बेशुमार का मतलब बहुत सारी चीजें उनको याद आई। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकता, अर्थात वो उसी में खोई हुई थी। उनको करबला या नजफ कुछ भी याद नहीं था। बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले गद्य भाग की ओर। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफन की दादी बीबी कही जाती थी। बच्चों, जिस समय इफन की दादी का देहांत हुआ था उस समय इफन के पिता अर्थात मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग बनारस में थी, इसलिए उनको बनारस के फातमैन अर्थात पवित्र दरगाह में दफनाया गया। जिस समय इफन की दादी का देहांत हुआ, इफन घर में नहीं था, वो स्कूल गया हुआ था, इसलिए नौकर ने आकर के यह खबर दी थी कि बीबी का देहांत हो गया। बच्चों, इफन की दादी को वहां के लोग सम्मान में बीबी कहा करते थे। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर।
इरफान तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी, अपनी छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वो ज्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि इरफान की दादी का जब देहांत हुआ, उस समय इरफान चौथी कक्षा में पढ़ता था और उस समय उसकी मुलाकात टोपी से हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। वो उतना ही प्यार अपने अब्बू अर्थात पिताजी से करता था। वो अपनी माताजी से भी उतना ही प्यार करता था। अपनी बाजी अर्थात अपनी बड़ी बहन से भी उतना ही प्यार करता था। छोटी बहन नुजहत से भी उतना ही प्यार करता था। लेकिन लेखक का कहना है कि वो अपनी दादी से कुछ ज्यादा ही प्यार किया करता था। उसके पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे? अम्मी अर्थात उसकी माँ उसे कभी कभार डांटती भी थी, मारती भी थी। बाजी अर्थात उसकी बड़ी बहन भी कुछ ऐसा ही करती थी। अब्बू भी कभी कभार एक तरफा फैसला सुना देते थे अर्थात उसको डांटते थे और अपना आदेश सुना देते थे, जिससे वो डर जाता था। नुजहत को भी जब कभी मौका मिलता था तो वह भी उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाती थी अर्थात उसको तंग करती थी। बस एक दादी थी जिसने कभी उसका दिल नहीं दुखाया, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको डांटा नहीं, बल्कि वो रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला जैसी कहानियां सुनाया करती थी। कहानी की एक झलक बच्चों यहाँ पर प्रस्तुत है। सोता है संसार, जागता है पाक, परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो बच्चों, इस प्रकार से उसकी दादी उसे कहानी सुना करके सुलाया करती थी और उसे कभी डांटती फटकारती नहीं थी। इसी कारण से वह अपनी दादी से कुछ ज्यादा ही प्यार किया करता था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अमोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलो लग्यो, तू अपने अब्बा ही की बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बात का कहिस कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया। वह यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि इरफान अपनी दादी के पूर्वी बोलने पर कभी मुस्कुराता नहीं था, कभी उसकी हंसी नहीं उड़ाता था। उसे वह बोली अच्छी लगती थी, लेकिन उसके पिताजी उसको वह पूर्वी बोली बोलने नहीं देते थे और जब वो दादी से इस बात की शिकायत करता था तो वह हंस पड़ती थी कि अरे बेटा, मेरी क्या है, मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, अब तुम मेरी बोली क्यों बोलोगे, तुम अपने पिताजी की ही बोली बोलो। और इस प्रकार से बात समाप्त हो जाती और कहानी फिर से दादी शुरू कर देती कि तब फिर उस बादशाह ने क्या किया कि तुरंत एक ठो हिरन मार लिया हुआ और दादी की यही पूर्वी बोली टोपी की दिल में उतर गई अर्थात टोपी को बहुत पसंद आई। इरफान की दादी और टोपी की माँ दोनों एक ही तरह की बोली बोलती थीं, इसलिए टोपी को लगा कि इरफान की दादी उसकी माँ की पार्टी की अर्थात उसकी माँ की तरह ही है। यद्यपि टोपी अपनी दादी से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वह पता नहीं कौन सी भाषा बोलती थी। जो भाषा इरफान के पिताजी बोलते थे वही भाषा वो भी बोला करती थी। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता।
इफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। वही दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे के जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे चाली धीरा, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब टोपी शुक्ला इफन के घर जाता था तो वह इफन की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था। यद्यपि इफन की अम्मी अर्थात माँ, बाजी अर्थात उसकी बड़ी बहन, वो दोनों भी टोपी शुक्ला से बातचीत करने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी वो उनसे कोई बातचीत नहीं करता था। और जब वह दोनों उसको हंसने के लिए छेड़ती थी तो दादी बीच बचाव करवा देती थी और टोपी शुक्ला को ही डांट करके कहती थी कि अरे, तुम उन सबके पास क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाते हो, बात खत्म करो और इधर आ जाओ। यद्यपि वह डांट करके कहती थी, लेकिन फिर भी टोपी शुक्ला उनकी बात को कभी बुरा नहीं मानता था, बल्कि वह दादी की बात को बहुत प्यार से सुनता था। ऐसा लगता था कि उनकी बात अमावट जैसी मीठी है, तिलवा जैसी मीठी है, और चुपचाप उनके पास चला जाता था। और फिर दादी उससे कहती थी, पूछती थी कि तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं। हमेशा दादी इसी बात से टोपी शुक्ला से बातचीत शुरू करती थी। पहले तो चकरा गया कि अम्मा क्या होता, अर्थात पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि अम्मा शब्द होता क्या है। फिर वह बाद में समझ गया कि अम्मा माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा, और वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाने लगा, अर्थात बार बार दोहराने लगा, अम्मा, अब्बू, बाजी। और फिर जब वह घर में भी इसी बात को दोहरा रहा था तो घर में कुछ गजब ही हो गया, अर्थात एक अनहोनी घटना घटित हो गई। वो घटना क्या है बच्चों, हम अगले गद्य भाग में बताएंगे। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, लगती थी तो थालियां ही, परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी, जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। बच्चों, इन गद्यांशों का अर्थ अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला, बच्चों यह डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला टोपी शुक्ला के पिताजी हैं, जो नीले तेल वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। 20वीं सदी का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि यहाँ पर भी आधुनिकता का वातावरण छा गया था, अर्थात यहाँ पर भी कुछ प्राचीन परंपराओं को त्याग करके नई परंपराओं को अपनाने की शुरुआत हो चुकी थी। रहन सहन के नए तौर तरीके अब इस घर में भी धीरे धीरे आने लगे थे। अर्थात नए तौर तरीकों में क्या हुआ था, खाना मेज कुर्सी पर होता था। बच्चों, आपको पता है कि पहले प्राचीन परंपरा के अनुसार एक रसोई घर होता था और उससे बगल में ही एक बरामदा जैसे कमरा होता था, जिसमें सब बैठ करके जमीन पर भोजन किया करते थे। उसको चौका कहा जाता था। लेकिन अब आधुनिक परिवेश में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग अब मेज कुर्सी लगाते हैं, जमीन पर नहीं बैठते हैं। तो ये नई परंपरा का जन्म हुआ है। तो डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला के यहाँ भी इस नवीन परंपरा ने जन्म ले लिया था। ये नई व्यवस्था अब उनके यहाँ भी पूर्ण रूप से आ गई थी। तो खाना मेज कुर्सी पर होने लगा था,
लगती थी तो थालियां, अर्थात जैसे हम प्लेट में खाते हैं ऐसा नहीं था, वहां पर भी थाली ही लगाई जाती थी, थाली में ही पूरा भोजन परोसा जाता था। लेकिन अब वो चौके पर बैठ करके भोजन नहीं करते थे, जमीन पर बैठ करके भोजन नहीं करते थे, बल्कि अब वो भोजन मेज कुर्सी पर करने लगे थे। अब एक दिन की घटना है, जिस दिन ये गजब वाली बात हुई। उस दिन क्या हुआ था कि बैगन का भुर्ता टोपी शुक्ला को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। उस दिन राम दुलारी खाना परोस रही थी। बच्चों, राम दुलारी टोपी शुक्ला की माँ थी और उन्होंने कहा, अम्मा जरा बैगन का भुर्ता था। टोपी शुक्ला ने अपनी माँ को अम्मी शब्द से संबोधित किया। अब चूंकि टोपी शुक्ला के यहाँ कभी भी अम्मी शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं था, इसलिए सबको एक आश्चर्यजनक बात लगी। क्योंकि ये मुसलमान के घर में प्रयोग किया जाता था, एक हिंदू के घर में अम्मी शब्द का प्रयोग नहीं होता था। तो अम्मी शब्द सुनते ही मेज पर जितने हाथ थे रुके, अर्थात जितने लोग भोजन कर रहे थे सब ने अपना अपना भोजन बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया। और जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई, अर्थात जितने लोग थे सब टोपी को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे कि अरे ये कहां से शब्द बोल गया, अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया। अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहां सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अर्थात सुभद्रा देवी ये कौन थी बच्चों, ये टोपी शुक्ला की दादी माँ थी, अर्थात टोपी शुक्ला के पिताजी की माताजी थी। उन्होंने कहा, अरे ये अम्मी शब्द इस घर में कैसे आया। टोपी से प्रश्न किया गया कि तुमने ये शब्द कहां से सीखा। अब उन सबको लगा कि आज घर में परंपराओं की पूरी तरह से दीवार ही डोल गई है, अर्थात अब जो परंपरा थी, एक हिंदू परंपरा थी, अब शायद यहाँ पर अब समाप्त होने वाली थी, ऐसा डर सुभद्रा देवी को लगा। इसलिए उन्होंने टोपी को डांटते हुए इस प्रकार के प्रश्न किए कि यह शब्द तुमने कहां से सीखा। ठीक है, तो बच्चों अब इसके आगे की जो घटना घटित हुई उसको भी हम बताएंगे अगले गद्य भाग में। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है माँ, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है। दादी गर्जी, ई हम इफन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है, ई हम ना जानते। तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बाय कारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी अब राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा। तय फिर जैबे ओकरा घरे, हाँ अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गईं, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एको रहीम कबाबजी की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। बच्चों, इन गद्य भागों का अर्थ अब हम समझ लेते हैं। लफ्ज। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज का होता है, अर्थात लफ्ज शब्द आपको पता है बच्चों, आवाज के लिए कहते हैं, शब्द के लिए कहते हैं। तो अर्थात यह शब्द, अर्थात अम्मी शब्द तुमने कहां से सीखा। जब टोपी ने लफ्ज कह करके व्यंग किया तो उसकी माँ ने कहा, अरे तुमने लफ्ज कहाँ सीखा, अर्थात ये जो शब्द तुमने अम्मी शब्द का प्रयोग किया वो कहाँ से सीखा। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया। दादी गर्जी। तभी दादी ने स्पष्टीकरण दिया, अरे ये अम्मी शब्द कहना तुझको किसने सिखाया, तुमने कहाँ से सीखा। ये हम इफन से सीखा। तब टोपी ने कहा, अरे हमने इसको तो इफन से सीखा है, उसका पूरा नाम क्या है, ये हम ना जाना। जब दादी ने पूछा, अरे उसका पूरा नाम क्या है, तो टोपी ने कहा, हम नहीं जानते। क्योंकि टोपी को बच्चों ये नहीं पता था कि इफन का पूरा नाम क्या है। छोटा बच्चा था, आपको पता ही, बच्चे चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा कितना बड़ा हो जाता है, ये आप जानते ही हैं। तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहले बाय कारे।
अर्थात राम दुलारी की भाषा पूर्वी थी, अर्थात उन्होंने पूर्वी भाषा में ही अपने बच्चे से पूछा कि अरे तुमने क्या किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ली है क्या? अब क्या था, एक तरफ मोर्चा कुछ और चल रहा था, अब यहाँ पर मोर्चा बदल गया। अब सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी और बोली कि अरे बहू, तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने गंवारों की है जबान, अर्थात गंवारों की बोली मत बोला करो, अर्थात तुम मुझे मेरे सामने कभी भी पूर्वी भाषा का प्रयोग मत किया करो। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। इसलिए जहां पर टोपी की बात चल रही थी, वहां पर बात अब सुभद्रा देवी और राम दुलारी की हो गई। चलो थोड़ी देर ये भी मोर्चा चला, लेकिन ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई, लड़ाई आगे भी बढ़ी। अर्थात उस दिन तो लड़ाई यहां पर शांत हो गई, लेकिन दूसरे दिन फिर से लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दूसरे दिन क्या हुआ, डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेलवले अर्थात टोपी शुक्ला के पिताजी को जब यह बात पता चली लड़ाई के दूसरे दिन कि यह टोपी जिस बच्चे से दोस्ती कर रहा है या किया है, वह लड़का कोई और नहीं, अपने पड़ोस में रहने वाले कलेक्टर साहब के बेटे हैं और उनसे उसने दोस्ती गांठी है, अर्थात दोस्ती की है। तो अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन वहां से जाकर के अपने बेटी की दोस्ती का फायदा उठाया और कपड़े तथा शक्कर का परमिट लेकर आ गए। लेकिन बच्चों, उनको तो शक्कर के परमिट मिल गए, कपड़े की दुकान का परमिट मिल गया, लेकिन बच्चों सच्चाई तो कुछ और है। टोपी की उस दिन बड़ी दुर्गति हुई। पिता को तो फायदा मिला, लेकिन टोपी ने जो इफन से दोस्ती की थी उसकी सजा टोपी को बहुत बुरी तरह से मिली। उसकी उस दिन बड़ी दुर्गति हुई, अर्थात उसको बहुत मारा पीटा गया। सुभद्रा देवी उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई थी। राम दुलारी ने उसको बहुत मारा पीटा था और पूछा था, तय फिर जैबे ओकरा घरे, अर्थात क्या तुम फिर से उसके घर जाओगे? हाँ, अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं, अर्थात उनकी माँ ने अर्थात राम दुलारी ने उसे बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात बहुत बुरी तरह से डांटा, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा, यहाँ तक कि मारते मारते राम दुलारी थक गई। अब आप सोच सकते हो कि 10-11 साल के बच्चे को मारते मारते कोई थक जाए तो वो बच्चा किस हालत में होगा, आप बच्चों उस हालत को समझ सकते हो। परंतु टोपी ने इस हाल में भी अर्थात इतनी बुरी तरह से पिटाई होने के बाद भी ये नहीं कहा कि वो इफ्फन के घर नहीं जाएगा। बच्चों, इस बात से पता लगाया जा सकता है इफ्फन और टोपी की कितनी गहरी दोस्ती थी। मुन्नी बाबू और भैरव जो उसके भाई थे, उन्होंने उसकी कुटाई का अर्थात उसकी मारपीट का, उसकी पिटाई का खूब तमाशा देखते रहे और उसमें आनंद का अनुभव करते रहे। और एक टुकड़ा और रख दिया, अर्थात उन्होंने एक व्यंग कहा, एक और शिकायत कर दी। टुकड़ा लगाना के मतलब यहाँ पर टुकड़ा लगाने का मतलब है बच्चों यहाँ पर झगड़े को और बढ़ा देना, एक और शिकायत कर देना। तो उन्होंने क्या शिकायत की, क्या झगड़ा और बढ़ाया, हम एक दिन एको रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा अर्थात हमने इसको एक दिन कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा था, ऐसा मुन्नी बाबू ने फिर से टुकड़ा लगाया, अर्थात अपनी माँ से फिर शिकायत कर दी ताकि इसको और मार पड़े। बच्चों, अब इसके आगे की कहानी को हम अगले गद्य भाग में पढ़ेंगे। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहो? ना देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया कि जब मुन्नी बाबू ने यह कहा कि इसने रहीम कबाब जी के कबाब खाया था और हमने इसको देखा था, तब राम दुलारी घिन्ना करके 2 कदम
पीछे हट गई, अरे इसने कबाब भी खाया है। बच्चों कबाब तो आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म के लोग कबाब खाना बहुत पसंद नहीं करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार में तो मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित था। तो उस कारण से कि कोई ब्राह्मण का बच्चा मांस खाए, ये तो उचित नहीं था ना। इसलिए राम दुलारी 2 कदम पीछे हट गई, घृणा मतलब घृणा करके। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा और टोपी आश्चर्य से मुन्नी की तरफ देखने लगा, अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई ये थी नहीं। असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देखा था। सच्चाई यह थी कि मुन्नी बाबू ने ही कबाब खाया था, टोपी ने उसे देख लिया था और वो किसी से ना कहे इसके लिए मुन्नी बाबू ने टोपी शुक्ला को 1 आना अर्थात 6 पैसे रिश्वत दी थी। और टोपी को यह मालूम था, परंतु चुगलखोर नहीं था। टोपी तो पूरा दृश्य देखा था, लेकिन चुगलखोर नहीं था, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, केवल एक को ही बताई थी, वो था उसका मित्र इफ्फन। अर्थात इफ्फन के अलावा उसने किसी और को मुन्नी बाबू के द्वारा कबाब खाने वाली घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं किया था, किसी को बताया नहीं था। लेकिन आज मुन्नी बाबू ने क्या किया, पूरा का पूरा आरोप टोपी शुक्ला पर मढ़ दिया था, आरोपित कर दिया था। तो हमें कबाब खाते देखे रहे हो, अर्थात आश्चर्य से देखते हुए टोपी ने कहा, अरे भाई तुमने हमको कबाब खाते देखा था? ना देखा रहा वो दिन। मुन्नी बाबू ने कहा, अरे हमने देखा नहीं था उस दिन, ऐसा मुन्नी बाबू ने कहा, अर्थात अपनी बात को और पक्की कर दिया, अरे हमने देखा ही था। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी कौन है? टोपी शुक्ला की दादी। तो टोपी शुक्ला की दादी ने सवाल किया, अगर देखा था तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। जब सुभद्रा देवी ने मुन्नी बाबू से कहा कि भाई उस दिन अगर तुमने देखा तो उसी दिन क्यों नहीं बताया, आज क्यों बता रहे हो? तो टोपी ने अपनी सफाई में कहा, दादी ये झूठा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पर भी देखिए टोपी कितना धैर्यवान था, कितना सच्चा बालक था कि उसने यहाँ पर भी ये बात नहीं बताई कि मुन्नी बाबू ने ही कबाब खाया था। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था। बच्चों इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि एक तो उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी, दूसरा उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि इसने कबाब भी खाया था, जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। और इस झूठे आरोप के कारण टोपी कुछ ज्यादा ही उदास था। वो अभी इतना नहीं समझ पाया था, इतना नहीं बड़ा हो पाया था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, कि झूठ बोलने का क्या फायदा है, सच बोलने का क्या फायदा है। अभी उसको ये सारी बातें नहीं पता थी, वो अभी बच्चा ही था। और देखा जाए लेखक का मानना है कि वो कभी बड़ा हो ही नहीं सका, वो बड़े होने पर भी बड़ा नहीं हो सका, अर्थात उसका दिमाग इतना विस्तृत कभी नहीं हो पाया। उस दिन तो वो इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था, बुरी तरह से पिटाई हुई थी। बच्चों आपको पता है, पहले ही गद्य भाग में आपने देख लिया है। हाँ, वह बस लगातार एक ही बात सोचता था। उस दिन वो एक ही बात सोचता रहा कि अगर वो एक दिन के वास्ते, अर्थात एक दिन भी मुन्नी बाबू से बड़ा होता तो समझ लेता उनसे, अर्थात वो छोटा होने के कारण मुन्नी बाबू की शिकायत अपने माता पिता एवं दादी से
नहीं कर पाया, क्योंकि उसे लगा कि वो छोटा है और छोटा होने के नाते उसे किसी के बारे में अर्थात अपने से बड़े किसी के बारे में भी बोलने का हक नहीं है। वो सोच रहा था कि अगर वो मुन्नी बाबू से एक दिन के लिए भी बड़ा होता, एक दिन पहले पैदा हुआ होता, तो वह आज मुन्नी बाबू से सामना कर सकता था, आज मुन्नी बाबू को जवाब दे सकता था, लेकिन वो छोटा था और उनसे हमेशा छोटा ही रहा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला, अर्थात दूसरे दिन मार पिटाई के दूसरे दिन जब वो स्कूल गया, उसका दोस्त इफ़न मिला, तो उसने उसे सारी बातें बताई और दोनों ज्योग्राफिया, बच्चों आपको पता है ज्योग्राफिया का मतलब है जियोग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं, तो उस घंटे में अर्थात उस पीरियड में वो दोनों कक्षा से बाहर चले गए और पंचम की दुकान थी वहाँ पर, पंचम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी एक दुकान थी, वहाँ से इफ़न ने केले खरीदे। केले क्यों खरीदे उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण बात है कि टोपी कबाब की बात तो दूर है, फल के अलावा इफ़न के हाथ से कभी किसी और चीज को ग्रहण नहीं किया, अर्थात फल के अलावा इफ़न के द्वारा दी गई कोई भी चीज उसने आज तक खाई ही नहीं थी। अब आप सोच सकते हो, जो अपने परम मित्र से केवल फल ही खाता था, अन्य किसी चीज को ग्रहण नहीं किया, वो भला कबाब कैसे खा सकता है। लेकिन इसका आरोपी टोपी शुक्ला को बनाया गया। अब बच्चों इसके आगे की कहानी अगले गद्य भाग में समझेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी ता बोलियो तू ही लोगन को बोल थी। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी हैं, वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी हैं, मरेंगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी हैं? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। बच्चों इन गद्य भाग्यों में यह बताया गया है कि जब टोपी शुक्ला अपने घर में बुरी तरह से मारपीट होने के बाद, अर्थात बुरी तरह से पिटाई होने के बाद इफ़न से मिला था, तो वह बहुत दुखी था और अपनी दादी से उसे बहुत नफरत हो चुकी थी। अब उसे लगता था कि उसकी दादी उससे कितनी दूर चली जाए, और इसी परिप्रेक्ष्य में टोपी और इफ़न की यहाँ पर यह बातचीत हो रही है। टोपी बुझे मन से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आपस में दादी बदल लें? तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाएं और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाएं। क्यों? क्योंकि इफ़न की दादी पूर्वी बोलती थी, इसलिए टोपी को वह पसंद थी, और जबकि टोपी की दादी खड़ी बोली हिंदी बोलती थी, जो इफ़न के घर में सब बोला करते थे, इसलिए वो चाहता था कि मेरी दादी इफ़न के घर में चली जाए, जिसे सब एक जैसी बोलने वाले वहां हो जाएंगे, और इनकी दादी अगर मेरे घर आ गई तो मेरे घर में भी एक जैसे बोलने वाले हो जाएंगे, और वह इफ़न की दादी को पसंद भी करता था। लेकिन जैसे ही इफ़न ने यह बात सुनी, उसने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अब्बू अर्थात मेरे पिताजी यह बात
कभी नहीं मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुझे 12 बुर्ज की कहानी कौन सुनाएगा? क्या तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? अर्थात नहीं। टोपी इस बात को सुन करके बुरी तरह से टूट गया था और बोला, भाई मेरे मित्र, क्या तुम हमें एक दादी भी नहीं दे सकते हो? तब इफ्फन ने टोपी को समझाया था कि जो मेरी दादी हैं वो मेरे अब्बू की माँ भी हैं। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी, ऐसी बात इफ्फन ने कहा कि भाई चिंता मत करो, तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। टोपी ने बताया, हाँ मेरी दादी भी बूढ़ी ही हैं। तब इफ्फन ने कहा कि भाई फिक्र मत करो, मेरी दादी कहा करती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी दादी बहुत जल्दी मर जाएंगी। तब टोपी ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी दादी नहीं मरेंगी, वो कभी नहीं मरेंगी। इफ्फन ने कहा, मित्र ऐसी बात नहीं है, वो मरेंगी कैसे नहीं? मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, इसलिए तुम्हारी दादी एक न एक दिन मरेंगी जरूर। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक उसी वक्त एक नौकर आया, अर्थात इफ्फन का नौकर आया, और उसने बताया कि इफ्फन की दादी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इफ्फन अपने घर चला गया। टोपी वहीं पर अकेला रह गया और वो मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में गया, जहां पर एक बूढ़ा चपरासी बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। वो भी एक कोने में बैठ करके रोने लगा। अब बच्चों, इसके इसके अगले भाग में हम अन्य बातों को पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। शाम को वह इफ्फन के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफ्फन के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी थे और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ्फन को पुरसा दिया। इफ्फन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। बच्चों, इन दो गद्य भागों में ये कहा गया है कि शाम के समय जब टोपी शुक्ला इफ्फन के घर गया तो उसे वहां सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। यद्यपि जितने लोग रोज हुआ करते थे उससे कहीं ज्यादा लोग उपस्थित थे, क्योंकि दादी के ना रहने पर वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। फिर भी टोपी शुक्ला को वह घर सन्नाटा जैसा दिखाई दिया। लेखक का मानना है कि एक दादी के ना होने के कारण टोपी को वह घर खाली खाली सा जान पड़ा था, जबकि उसे इफ्फन की दादी का नाम तक मालूम नहीं था। लेकिन वो उसकी दादी से बहुत प्यार करता था। फिर भी उसने दादी के 1000 कहने पर भी, अर्थात बार बार कहने पर भी उसके हाथ से उसने कोई चीज खाई नहीं थी। यद्यपि वो दादी से प्यार तो करता था, लेकिन उसके कई बार कहने पर भी उसने दादी के हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। लेखक का मानना है कि हम प्रेम को इन बंधनों में नहीं बांध सकते। अर्थात प्रेम जरूरी नहीं है कि एक ही धर्म के लोगों के साथ हो, एक ही जाति के लोगों के साथ हो। प्रेम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ हो सकता है। लेखक का कहना है कि टोपी और इफ्फन की दादी के बीच में भी कुछ ऐसा ही प्रेम संबंध स्थापित हो चुका था।
इरफान के दादा जीवित रहते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे कि टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। लेखक का मानना है कि यदि इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इरफान की दादी के प्रेम संबंध को समझ ना पाते, ठीक वैसे ही जैसे कि टोपी के घर वाले इरफान की दादी और इरफान के प्रेम को समझ नहीं पाए, जिसके कारण से टोपी शुक्ला की पिटाई हुई थी। दोनों अलग अलग अधूरे थे, दोनों अलग अलग घरों में रह रहे थे, अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे और दोनों ही अपने घरों में अधूरे थे। लेकिन जब दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने घरों में प्यासे थे। दोनों अपने घरों में अजनबी थे, अर्थात भरे घर में भी वो अकेले जैसा जीवन बिता रहे थे। और दोनों के मिलन ने, अर्थात इरफान की दादी और टोपी शुक्ला के मिलन ने एक दूसरे के अकेलेपन को मिटा दिया था। अब बच्चों, यहाँ पर यह जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रेम अवस्था का भी मोहताज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, एक 72 वर्ष की थी, अर्थात इरफान की दादी 72 साल की थी और दूसरा 8 साल का, अर्थात टोपी शुक्ला 8 वर्ष का था। दोनों के उम्र में कितना अंतर था, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। टोपी शुक्ला ने इरफान को सांत्वना देते हुए कहा था कि मित्र, अगर तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन इरफान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे इस बात का जवाब देना आता भी नहीं था। इसलिए दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। बच्चों, इन गद्य भागों में यह कहा गया है कि 10 अक्टूबर सन 1945 को टोपी ने एक प्रतिज्ञा की कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती कभी नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता हो, अर्थात जिसके पिता की बदली होती हो। यद्यपि देखा जाए तो 10 अक्टूबर सन 1945 का अपने भारतीय इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के आत्म इतिहास में इस दिन का, अर्थात इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता का तबादला हुआ था और वह बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। और बच्चों, यह तबादला इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद हुआ था, इसलिए टोपी अब बहुत अकेला हो गया था। यद्यपि इरफान के पिता की जगह पर दूसरे कलेक्टर साहब ठाकुर हरिनाम सिंह आ चुके थे। उनके 3 लड़के भी थे, डब्बू, गुड्डू और बीलू। ये तीनों ही अंग्रेजी बोला करते थे और तीनों को
इस बात का एहसास था कि यह कलेक्टर के बेटे हैं, इसीलिए इन तीनों में से किसी से टोपी शुक्ला की दोस्ती ना हो सकी। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वो कभी भी टोपी को बंगले में आने से नहीं रोकते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। टोपी शुक्ला उस समय इनके बंगले में गया जब ये तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई और टोपी ने घबरा करके हाथ उठाया तो गेंद उसके हाथ में आ गई। तभी हाउस दैट का शोर हुआ। हेड माली अंपायर था, उसने अंगुली उठा दी। वो बेचारा ये भी ना समझ पाया था कि शोर हुआ क्यों था, लेकिन उसे इस बात का पता था कि जब भी हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। तभी डब्बू ने सवाल किया, हु आर यू? टोपी शुक्ला ने जवाब दिया, बलभद्र नारायण। हु इज योर फादर? अर्थात तुम्हारे पिता कौन है? यह सवाल गुड्डू ने किया। बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले भाग की ओर। भृगु नारायण हैं? बीलू ने अंपायर को आवाज दी, ई भृगु नारायण कौन ऐ? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नाही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डाकदर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीलू बोला। हैं? टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। ओह यूं? बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर वह आखिर करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पीटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि जब गुड्डू ने टोपी से सवाल किया कि तुम्हारे पिता कौन है, तब उसने जवाब दिया था कि मेरे पिता भृगु नारायण शुक्ला हैं। इस पर बीलू ने अंपायर से पूछा था कि ये भृगु नारायण कौन है, तो अंपायर ने कहा था, अर्थात माली ने कहा था कि हमारे शहर के एक मशहूर डॉक्टर हैं। लेकिन तभी उन बच्चों ने टोपी शुक्ला का मजाक उड़ाया था, जिस पर वो अकड़ गया था, अर्थात गुस्से में आ गया था और बोला कि जरा जबान संभाल करके बोलो, नहीं तो एक थप्पड़ में नाचने लगोगे। तभी बीलू ने टोपी पर हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क कर गिर गया। फिर वो उठा और गालियां बकने लगा, लेकिन तभी हेड माली बीच में आ गया और दोनों का बचाव करने लगा। इसी बीच में डब्बू ने अपने अल्सेशियन कुत्ते को सुस्कार दिया, अर्थात टोपी शुक्ला के पीछे दौड़ा दिया। उसने टोपी शुक्ला को काट भी लिया और घर जाने पर टोपी शुक्ला के पेट में 7 सुइयां लगी, अर्थात 7 इंजेक्शन लगाए गए। तो उसको समझ में आया कि उसे अब कलेक्टर साहब के बंगले की तरफ नहीं जाना चाहिए और फिर बच्चों उस दिन के बाद उसने कभी भी कलेक्टर साहब के बंगले की तरफ रुख नहीं किया, अर्थात कभी भी वहां नहीं गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ले दे करके एक इफन ही उसका दोस्त था और वह इफन की दादी के पास ही बैठता था, बाकी कोई उसे प्यार नहीं करता था। ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अकेला हो गया था और वो अब यह सोचने लगा कि आखिर करे तो क्या करे। तभी उसे
अपने घर में एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, नजर आई और वह उसी के पल्लू में चला गया, अर्थात अब वह उसी से बातें करने लगा। इस कारण से अब उसके विचार, उसकी सोच भी छोटी हो गई। बच्चों, यहाँ पर भी समानता थी सीता में और टोपी शुक्ला में, क्योंकि सीता को भी घर के सभी छोटे बड़े डांटते रहते थे और वैसे ही टोपी शुक्ला को भी घर के सभी छोटे हों या बड़े सब के सब डांटते रहते थे। इसलिए उस घर में भी दोनों अधूरे थे और दोनों एक दूसरे को पा करके दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। एक दिन की बात है, एक रात मुन्नी बाबू और भैरव का मुकाबला करने के कारण टोपी शुक्ला की बहुत पिटाई हुई थी। उस दिन भी सीता ने अपनी कोठरी में टोपी शुक्ला को ले जाकर के समझाया था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है, दादी से बदतमीजी करती हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़कर कहा। तका हम इनकी पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। बच्चों, इस गद्य भाग में यह बताया गया है कि उस समय जब टोपी शुक्ला मुन्नी बाबू की बराबरी कर रहे थे, मुकाबला अर्थात बराबरी कर रहे थे, वह समय जाड़े के दिनों के थे। हुआ क्या था कि मुन्नी बाबू के लिए एक कोट का नया कपड़ा आया था, भैरव के लिए भी एक नया कोट बना था, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला था, इसलिए वो नाराज थे। यद्यपि कोट बिल्कुल नया था, फिर भी वो बना तो मुन्नी बाबू के लिए था। अब उनके पसंद न आने पर वह कोट टोपी शुक्ला को दे दिया गया था। नाराजगी का प्रमुख कारण भी यही था। टोपी को लगा कि यह उतरन है, यह पुराना कोट है, और उसने उस कोट को अपनी दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वो बच्चा खुश हो गया। अब नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं ली जा सकती थी, इसलिए अब घर के सभी सदस्यों ने यह तय किया कि टोपी को अब कोई भी नया कपड़ा नहीं बनेगा, नया कोट नहीं बनेगा। अब टोपी को इस ठंडी में इसी तरह से जाड़े सहने पड़ेंगे, अर्थात ठंड सहनी पड़ेगी। तब टोपी ने जवाब दिया कि हम जाड़ा ओड़ा नहीं खाएंगे, हम भात खाएंगे। दादी ने भी डांट कर कहा, तुम पर अब जूते बरसेंगे, अर्थात तुम्हें जूते खाने पड़ेंगे, भात तो नहीं मिलेगा, भात खाने को नहीं मिलेगा, तुमको खाने को मिलेगा सिर्फ जूता। तब टोपी ने कहा था, अरे दादी, आपको ये नहीं मालूम कि जूता खाया नहीं जाता है, पहना जाता है, अर्थात टोपी ने व्यंग्य किया था। तब मुन्नी बाबू ने बिगड़ करके कहा था, बदतमीजी मत करो, दादी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तब टोपी ने कहा था, तो क्या मैं इनकी पूजा करूं? फिर क्या था, इतना सब होते ही दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, अर्थात दादी बहुत क्रोधित हुई, पूरे घर में तहलका मचा दिया, और जिस कारण से राम दुलारी जो टोपी शुक्ला की माँ थी, उसने टोपी शुक्ला को पीटना शुरू किया, और उस दिन टोपी शुक्ला की बहुत पिटाई हुई थी। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। तू 10वां में पहुंच गईल बाड़, सीता ने कहा, तुहे दादी से टर्राव केता ना चाहिए, किनो ऊ तुहार
दादी बाड़े। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। बच्चों, इन गद्यांशों में यह बताया गया है कि जब राम दुलारी ने टोपी बाबू की पिटाई की तो सीता ने बीच बचाव किया। उसने टोपी को ही डांटते हुए कहा कि अरे, तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो और तुम अभी भी दादी से टर्राते हो, अर्थात दादी से बात लड़ाते हो, उनकी बेइज्जती करते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी दादी हैं, तुमसे बड़ी हैं। बच्चों, सीता ने यह बात बहुत आसानी से कह दी थी कि वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है। वास्तव में यह बात टोपी के लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, अर्थात बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह 2 साल फेल हो गया था। 9वीं कक्षा में वह सन 49 में पहुंचा था और 10वीं कक्षा पहुंचने तक उसे 3 साल का समय लगा, अर्थात वह सन 52 में 10वीं कक्षा में पहुंच सका। जब वो पहली बार फेल हुआ था, उस साल मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं कक्षा में फर्स्ट आए थे और भैरव बाबू 6ठी कक्षा में फर्स्ट आए थे। और इस कारण से उस वर्ष भी टोपी शुक्ला के फेल होने पर सारे घर के लोगों ने उसे खूब डांटा फटकारा था और इस कारण से टोपी उस दिन भी बहुत रोया था। और बच्चों, यह बात समझ लेनी और भी आवश्यक है कि टोपी शुक्ला गाउदी अर्थात मूर्ख नहीं था। वो भी काफी तेज था, लेकिन उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वो पढ़ने बैठता था तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता था और वो किसी न किसी काम से टोपी शुक्ला को बाहर भेज देते थे, उसे पढ़ने नहीं देते थे। दूसरी तरफ उसकी माँ राम दुलारी, वो भी जब भी कोई चीज मंगवानी होती थी जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी, तो उस कार्य के लिए भी टोपी शुक्ला को ही कहती थी। और इन सब के बावजूद जब वो कभी पढ़ने के लिए किताब उठाता भी था तो पता चलता था कि जिन पृष्ठों को उसे पढ़ना है उन पृष्ठों को भैरव बाबू पहले ही कॉपी से अलग कर चुके हैं और उसके हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। बच्चों, इस प्रकार से वो पहले साल फेल हो गया, लेकिन दूसरे साल भी उसे टाइफाइड बुखार हुआ, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सका और फिर फेल हो गया। बच्चों, इस प्रकार से 2 साल बर्बाद होने के बाद तीसरे साल उसने हिम्मत करके पढ़ाई की और वो 3rd डिवीजन में पास हुआ। और बच्चों, वास्तव में 3rd डिवीजन उसके माथे पर कलंक के टीके की तरह चिपक गया, अर्थात वो सदा सदा के लिए उसके माथे पर एक कलंक का टीका बन करके बैठ गया। बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले गद्य भाग की ओर, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते।
क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वह होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। बच्चों, इन गद्यांशों में यह बताया गया है कि हमें टोपी शुक्ला को मूर्ख कहने से पहले उसकी मुश्किलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, लेकिन वह पारिवारिक समस्या के कारण फेल हो गया था। उसके साथी आगे निकल गए थे, वह उसी कक्षा में रह गया था। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन बच्चों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे। इस कारण से उसे उस कक्षा में बैठना अपमान सा लगता था, इसलिए ना तो उसने उस कक्षा के किसी भी बच्चे के साथ दोस्ती की और ना ही उनसे कोई सहयोग लिया। वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही खेलता कूदता रहा, उनसे ही बातें करता रहा जो अब 10वीं कक्षा में थे। और उस पर तब और ज्यादा मुसीबत आ जाती थी जब अध्यापक किसी कमजोर बच्चे को समझाते समय टोपी शुक्ला का उदाहरण देते थे और कहते थे कि क्या मतलब है, क्या तुम भी बलभद्र नारायण शुक्ला की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? यह सुनकर के कक्षा के सारे बच्चे हंस पड़ते थे। हंसने वाले वो लोग होते थे जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे, अर्थात उससे उम्र में छोटे थे। फिर भी वो किसी न किसी तरह इस मुसीबत को भी झेल गया, लेकिन जब सन 51 में भी वह फेल हुआ, अर्थात फिर से उसे 9वीं दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा होने का अभिप्राय है अब उसमें कुछ भी सहने की शक्ति बची ही नहीं, क्योंकि अब तो वह 10वें में भी नहीं पहुंच सका और 10वीं कक्षा में भी अब उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसके 10वीं कक्षा वाले दोस्त अब 11वीं कक्षा में पहुंच गए थे और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे अब 7वीं कक्षा के थे, और इस कारण से वह उन 7वीं कक्षा वाले बच्चों के बीच में बैठा हुआ अच्छा खासा बूढ़ा सा दिखाई देता था। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्यांशों की ओर। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वही क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शुरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, एड्स वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुहे ता उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। बच्चों, इन गद्यांशों में यह बताया गया है
कि जिस प्रकार से टोपी अपने भरे पूरे परिवार में अकेला था, कोई भी पारिवारिक सदस्य उससे प्रेम नहीं करता था, ना ही उस पर कोई ध्यान देता था, ठीक वैसे ही वो अपने स्कूल में भी अकेला था, अपनी कक्षा में भी अकेला ही था। यहाँ तक कि मास्टरों ने भी अब उस पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया था। उससे कोई सवाल भी नहीं किया जाता था, और जब कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता था तो टोपी शुक्ला भी उत्तर देने के लिए अपना हाथ उठाता था, लेकिन उसे बार बार शांत करा दिया जाता था। लेकिन एक दिन जब वह बार बार हाथ उठाता रहा तो अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा कि टोपी, आप तो 3 वर्ष से यही किताब पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको इन पुस्तकों के सारे उत्तर जबानी याद हो गए होंगे, अर्थात कंठस्थ हो गए होंगे। और इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, इसलिए मैं पहले इनसे सवाल पूछ लेता हूँ। तुमसे तो मैं अगले साल भी सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अगले साल भी इसी कक्षा में रहना है। इस बात को सुन करके टोपी बहुत शर्माया, और उस समय जब तमाम बच्चे अर्थात उस कक्षा के तमाम बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े तो समझ लो कि वह बिल्कुल मर ही गया था। बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जब वह पहली बार 9वीं कक्षा में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था, हंसता खेलता था। लेकिन आज उसकी स्थिति बार बार फेल होने के कारण विपरीत हो गई है, या फिर हम ये कहें कि दयनीय हो गई है। फिर बच्चों, उसी दिन अब्दुल वहीद नाम के बच्चे ने टोपी पर व्यंग कसा। अब्दुल वहीद कक्षा का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। बच्चों, उस शहर में 2 ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। एक डॉक्टर थे टोपी शुक्ला के पिताजी, और दूसरे डॉक्टर थे अब्दुल वहीद के पिताजी। इसलिए अब्दुल वहीद की कही बात से टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। अब्दुल वहीद ने कहा था कि बलभद्र, तुम हम लोगों के बीच में क्यों घुसते हो? तुम 8वीं कक्षा के बच्चों से दोस्ती करो, क्योंकि हम लोग तो अगले साल 10वीं कक्षा में चले जाएंगे, और तुम फेल हो जाने के कारण फिर से इसी कक्षा में बैठोगे, और तुम्हारे साथ तो 8वीं कक्षा वाले ही आकर के बैठेंगे ना, इसलिए तुम्हें अब उन बच्चों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। इस बात को सुन करके टोपी बिलबिला उठा था। उसे अब्दुल वहीद की यह बात बहुत बुरी लगी थी, और इसलिए उसने यह प्रतिज्ञा की, कसम खाई अर्थात प्रतिज्ञा की कि टाइफाइड हो या फिर टाइफाइड का बाप, अब उसे पास होना ही है। बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले गद्य भाग की ओर। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ, और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब टोपी शुक्ला ने मन में यह प्रतिज्ञा की कि चाहे कोई भी मुसीबत क्यों न आए, अब उसे इस वर्ष 9वीं कक्षा में पास होकर के ही दिखाना है। लेकिन इसी बीच में चुनाव आ गए, और उसके पिताजी अर्थात डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला जी उस चुनाव में खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, वहां पर पढ़ाई लिखाई का माहौल भला कैसे बन सकता था? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, अर्थात जब चुनाव समाप्त हुए और डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, अर्थात वो बुरी तरह से हार गए, तब घर में सन्नाटा हुआ। उस समय टोपी शुक्ला ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, अर्थात परीक्षा बहुत नजदीक है, और वह पढ़ाई में जुट गया। लेकिन ऐसे वातावरण में पढ़ाई वो कितनी कर पाता, आप स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए
लेखक का मानना है कि उस वर्ष उसका 9वीं कक्षा में पास हो जाना ही बहुत था। इस बात पर भी दादी ने व्यंग्य किया था और बोली थी कि भगवान नजरे बद से बचाए, अर्थात भगवान बुरी नजरों से इस बच्चे को बचाए, क्योंकि इसकी रफ्तार अब अच्छी हो गई है। तीसरे वर्ष अर्थात 3 साल में कम से कम यह 9वीं कक्षा में तीसरे दर्जे में अर्थात थर्ड डिवीजन में पास तो हो गया। बच्चों, पाठ की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पाठ की व्याख्या को अब यहीं पर विराम दिया जाता है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।